Very good morning to one and all. Myself, Dr. Vishwaradhya Hiramat, Assistant Professor, Department of Kaumarabhrutya, SVM, Ayurveda Medical College, Ilkal. Welcome you all for Lecture 2, Kaumarabharana 2020 National Webinar Series. Today, we have with us a eminent resource person, Dr. Ved Prakash Vyas sir. It's my pleasure to introduce you, sir. Sir is basically from Raisan near Bhopal. Sir completed BAMS from Vikram University, secured gold medal, and MD Kaumarabhrutya from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, and PhD from MGCGV University, Chitrakoot. Sir is awardee of MP state level for Ayurvedic pediatric practices, worked as Dean, Faculty of Ayurveda for 3 years at MGCGV University, Chitrakoot, worked as Ayurvedic pediatrician and neonatologist for 28 years, guide and co-guide for over 10 PG theses, also worked as co-guide for PhD thesis, and also PhD, PG and UG examiner, also as an expert in Public Service Commission, also worked as subject expert in Scientific Advisory Committee, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. Also, sir worked as CCIM Syllabus Committee member and as an expert for Ayurveda Pediatric Treatment Protocol Committee, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. Presently, sir is working as professor and HOD, Department of Balroga, Government Dhanvantari Ayurvedic Medical College, Ujjain, MP. With this brief introduction, I would like to hand over sir to start today's lecture. Over to you, sir. Thank you, sir. डॉक्टर विश्वाराध्य सर, मुझे सर का नाम ही बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। विश्वाराध्य भगवान को हम नमन करते हैं, भगवान धन्वंतरी को नमन करते हैं। मेरे सीनियर्स जो यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर दास सर, प्रिंसिपल सर को नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर सतुआ जी जो आपके कॉलेज में रहे हैं, इस समय हमारे उज्जैन कॉलेज में हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छा उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस है। और उन्हीं ने मुझे इस संबंध में बताया था कि सर वहाँ एक कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें मैं भी रहा हूँ सौभाग्य से। तो मैं सतुआ जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस किया। कर्नाटक के बारे में जो मैं जब पढ़ता था तब से सुनता आ रहा हूँ कि वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज के एजुकेशन का स्तर जो है वो काफी अच्छा है और ये मुझे प्रमाणित भी हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि करीब 20-25 लेक्चर आप लोगों ने अरेंज किए हैं केवल एक सब्जेक्ट के लिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो योगदान है और जो त्याग है वो उस संस्था को बनाने में, SVM कॉलेज को बनाने में बहुत ही मूल्यवान है। भगवान को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। पंचकर्म प्रोसीजर्स, जहां शोधन चिकित्सा की बात आती है, हमको सबसे पहले हमारे कौमारभृत्य विषय की डेफिनेशन याद आती है, जिसमें हम यूजी में पढ़ते हैं कौमारभृत्यम नाम कुमारभरण धात्री क्षीरदोष संशोधनार्थम। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, इसमें संशोधन की बात कह रहे हैं आचार्य सुश्रुत। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। दूसरी लाइन में वो उपशमन की बात कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट चिकित्सा की बात कर रहे हैं कि जो पीडियाट्रिक्स में शिशुओं को हमको चिकित्सा करना है, दोनों प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है। लेकिन वहां जो पहली पंक्ति में जो हिंट दिया है वो धात्री के संबंध में, धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम की बात उन्होंने उसको स्ट्रेस किया है। मतलब यहाँ एकदम से हमको पंचकर्मा बच्चे का शुरू नहीं कर देना है, वहां धात्री की बात पहले कहते हैं वो। तो धात्री जिस पे डिपेंडेंट है शिशु, उसका शोधन करना है। तस्मात् संशोधन परानित्यम
धात्री प्रशस्यते, नित्य अगर संशोधन हो रहा है तो वो धात्री जो है वो शिशु के लिए ठीक होगी, क्योंकि उससे उसको शुद्ध स्तन की प्राप्ति होगी। काश्यप ने एक बड़ा अच्छा श्लोक दिया काश्यप संहिता में, संभवंती महारोगा अशुद्ध क्षीर सेवनात् तेषामेवोपशांतिस्तु शुद्ध क्षीर निसेवनात्। मतलब ये है कि अशुद्ध क्षीर के सेवन से बहुत सारे महारोग हो जाते हैं, बच्चों में बड़े बड़े रोग भी हो सकते हैं, और वे सब स्वयं ही शांत हो जाएंगे जब शुद्ध स्तन्य का पान शिशु करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शिशु को अधिक औषधि की आवश्यकता नहीं है, अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वहां कंसंट्रेट हम करेंगे उसके शुद्ध क्षीर सेवन की, या शुद्ध स्तन है या अन्नाद है, उस समय अगर हम थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसकी डाइटरी हैबिट्स को अगर सही रखते हैं, जो कि अक्सर हम लोगों को ओपीडी में ये एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। जिम्मेवारी हो जाती है कि एक अपथ्य अपथ्य भी शिशु के संबंध में माँ को या पेरेंट्स को बताना होता है। तो जो उसका इन्फॉर्मेंट उसको लेके आया है, उसके बारे में हमको उससे सुनना है। और दिनाम मृदुत्वम परतंत्रताम, चूंकि माँ के ऊपर आश्रित है, अपने पेरेंट्स के ऊपर आश्रित है, तो उस स्थिति में हमको जो भी हिस्ट्री मिलती है, हमको डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं मिलती। पीडियाट्रिक्स में ये बड़ी खास बात है कि हम सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। स्टार्ट। शिशु से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। जब छोटा शिशु होता है तो हम उस समय उससे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, तो उसकी मदर या ग्रैंड मदर या जो भी इंफॉर्मेंट उसके साथ आया है, उसकी बात को हमको सुनना है और उसके हिसाब से हमको निदान करना है। क्योंकि कभी कभी कोई पेरेंट्स जो हैं वो उसको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुत करते हैं, तो गुरु व्याधित और लघु व्याधित के हिसाब से हमको जो चरक ने कहा है उसके हिसाब से हमको अपनी दृष्टि से देखना है और शिशु के बारे में निर्णय लेना है कि इसको कितनी तकलीफ है। कभी कभी बहुत छोटी तकलीफ है और माता या जो भी उसके ग्रैंड मदर साथ में आई है वो उसको बड़ा चढ़ा के पेश करती है। या ज्यादा तकलीफ है, उसको मान लीजिए ब्रोंकाइटिस निमोनिया है और वो ये कह रही है कि नहीं बस वो थोड़ा सा इसको सर्दी खांसी है सर, तो ऐसी स्थिति में हमको जो हम साइन देख रहे हैं, जो चिकित्सक अपनी आंखों से देख रहा है, अपने कानों से जो सुन रहा है, हचिंसन इस संबंध में बताते हैं कि जो 5 सेंसेस हमको ईश्वर ने दिए हैं, उन 5 सेंसेस को हम पहले सामने रखें और उनके द्वारा ही हम शिशु का परीक्षण करें। तो आचार्य काश्यप ने भी यही बात कही, परिज्ञानम बिना वाताद्य औषध कल्पने शिशु। परिज्ञान के बिना ही हमको वातादि दोषों की कल्पना करना पड़ती है शिशु में। परिज्ञानम बिना वाताद्य औषध कल्पने शिशु शास्त्रानुसार चेष्टा भी इंगित नित्य दर्शन। नित्य नित्य हमको शिशु को देखना है। मतलब ये है कि हम 1 हफ्ते की दवा या 15 दिन की दवा शिशु को एकदम से नहीं दे सकते हैं। जब क्रॉनिक डिसीज है कोई या जिसको हमने पहले से देख लिया है, उस शिशु के बारे में हम ये बात कह सकते हैं। और अदरवाइज हमको शास्त्र के अनुसार जो भी हमको गाइडलाइन दी गई है, उन चिकित्सा सिद्धांतों का पालन करते हुए हमको रोज रोज शिशु को देखते हुए चिकित्सा करना है। पंचकर्म के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो पंचकर्म के संबंध में ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि पंचकर्म हम उसी शिशु का करेंगे जो हमारे यहाँ आईपीडी में रहने के लिए तैयार है, आईपीडी में भर्ती होने के लिए तैयार है, ताकि हम पूरी तरह उसको मॉनिटरिंग कर सकें, उसकी चिकित्सा जो है वो बेहतरीन ढंग से हम कर सकें। आज के समय जो पंचकर्म का स्वरूप है, जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे कई बार बड़ा एक इनसिक्योरिटी जैसी लगती है कि जो एक फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई है। मसाज थेरेपी के रूप में बहुत सारी जगह पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। स्पा जो एक पद्धति है वो चल रही है। कई जगह कई चिकित्सक जो हैं केवल स्यूडेशन करते हैं, इवन चिकित्सक भी नहीं है, वो पैरामेडिक्स हैं या अन्य कोई भी हो सकते हैं, और वो इस तरह स्वेदन
की जो चिकित्सा हमारे यहाँ पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड साइंस है, उसको एक तरह से फ्रैगमेंट्स में उन्होंने कर रखा है। तो इसके कारण मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती होना चाहिए कि हर कोई इस तरह की माल प्रैक्टिसेस ना कर सके। हालांकि मैं भारत सरकार के आयुष विभाग और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो आयुष डिपार्टमेंट्स हैं उनको, गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयुष विभाग बनाया है कि जिसके अंतर्गत इस पद्धति को विकसित होने के लिए एक पूरा अनुकूल समय अब आया है। क्योंकि अभी तक हम लोग बड़े उपेक्षा के शिकार रहे और अब शासन ने जब ध्यान दिया है तो निश्चित ही इसके जो वैज्ञानिक स्वरूप हैं वो सामने आएंगे और आ रहे हैं, क्योंकि ये पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक है। पंचकर्मा एक शरीर की शोधन चिकित्सा है। पंचकर्मा नाम से केवल आचार्य चरक ने नाम लिया है, अन्य आचार्यों ने शोधन चिकित्सा के नाम से ही वर्णन किया है। इसलिए जो एक ट्रेंड चल गया कि पंचकर्म, तो उसमें कुछ लोग पूर्व कर्म को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने तो अपने सर्जरी के हिसाब से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन हमारे आचार्यों ने, ज्यादातर ने जो 5 कर्म बताए हैं वो 5 कर्म हमारे शैशवीय पंचकर्म में भी उपयोगी हैं। ठीक वही सब चीजें हैं, बस यह है कि थोड़ा सा हमको कॉशियसली उनको इम्प्लीमेंट करना है। मेजर अगर वह पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो जो क्रॉनिक जीआईटी डिसीजेज हैं, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन है या सेरिब्रल पाल्सी है या और पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, डाईप्लेजिया, जितने भी तरह के ये प्लेजियाज हैं, या लिवर डिसीजेज हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, एलर्जिक डिसीजेज हैं, इन सब में हम पंचकर्म का अच्छी तरह सक्सेसफुली इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे अब ये बातें सामने आने लगी हैं कि इनको वैज्ञानिक रूप से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। मैं जिस समय जामनगर में पढ़ता था वहाँ हमारे एक सर हुआ करते थे, प्रोफेसर हेजमानी सर। इस समय शायद कर्नाटक के ही वो रहने वाले थे, इसलिए संयोग से मेरे को उनकी याद आई। उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक ढंग से नस्य का डिस्क्रिप्शन दिया था कि नस्य जो है वो कैसे काम करता है। जो क्रिबिफॉर्म प्लेट है उससे, बोन से वो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो अंदर जाते हैं और फिर नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से वो कैसे ऑप्टिक नर्व या नेजल म्यूकोसा या अंदर और नेजल और जो मतलब नासाही शीर्षोद्वारम कहा है, शिरो रोगों को किस तरह से ठीक करता है, इसको उन्होंने बहुत ही आधुनिक ढंग से उसको समझाया। वमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वमन जो है वो एक ऐसी व्याधि है कि जिसमें टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। वॉमिटिंग, जो वॉमिटस है उसमें वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे शोधन से रोगी ठीक होता है। परगेशन के संबंध में जो हम लोग पढ़ा करते हैं, कामलेतु विरेचनम, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कामला में विरेचन कैसे काम करता है। जो उसका पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाता है विरेचन से, और पित्त जो है वो कम होगा, बिलिरुबिन लेवल कम होता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे कामला में विरेचन से रोगी को लाभ होता है। क्योंकि विरेचन एक ऐसी थेरेपी है कि जिसमें डिहाइड्रेशन की रिस्क है, इसलिए उसके संबंध में हमारे आचार्य जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सब थ्रेटनिंग टाइप की जो भी प्रोसीजर्स हैं इनमें हमको ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से उनको पेशेंट पे लागू करना है। आचार्य चरक पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए चूंकि वो माँ के ऊपर निर्भर है, परतंत्र है, इसलिए विशेष रूप से उस पर जोर देते हैं कि उसको हमको सोच समझ के उसके बारे में प्रयोग करना है। भेषज्यम स्वल्प मात्रम तु यथा व्याधि प्रयोज्य, एक सूत्र चरक का ये बड़ा उपयोगी है पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि औषधि की मात्रा जो है वो अल्प मात्रा होना चाहिए। आज जितनी भी मेडिसिन हम देख रहे हैं उनमें जो रसौषधियां थी, रसौषधियों में जो सिंगल रसौषधियां हैं, अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस में उनको यूज करता हूं, और चूंकि अल्प मात्रा में हम रोगी को वो औषधि दे सकते हैं। गोदंती भस्म है, मुक्ता भस्म है, मुक्ता शुक्ति है,
अभ्रक भस्म है, इस तरह से जो सिंगल सिंगल भस्म है वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। और चूंकि ये ऑक्साइड फॉर्म में है, पूरी तरह से स्टेराइल हैं, तो शिशु में किसी तरह के इन्फेक्शन की या उस तरह की कोई संभावना नहीं रहती है, जैसा कि अक्सर चूर्ण वगैरह में हो जाता है अगर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। तो जैसे इस समय रेनी सीजन है, इसमें मॉइस्ट होने के कारण वो चूर्ण जो है वो कंटामिनेशन हो सकता है और उससे शिशु को किसी तरह की कोई तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए इस प्रकार का सिलेक्शन हमको मेडिसिन का करना है, जो शमन चिकित्सा है या संचमन चिकित्सा है, कि अल्प मात्रा में हम रोगी को औषधि दे सकें। अक्सर मैं जो चिकित्सा में फॉर्मुलेशंस यूज करता हूं, उसमें एक योग, मैंने जब से जामनगर से पीजी किया और उसके बाद में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे सामने भी बड़ा चैलेंज था। मेरे ख्याल से मेरे सारे मित्र जो हैं, वो जो बाल रोग के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सभी इस चीज से मेरी बात से सहमत होंगे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम बच्चे को किस तरह से औषधि दें। क्योंकि जहां हम चूर्ण किसी शिशु को लिमिटेड हैं, लवण भास्कर, दालिमास्टक, सितोपलादी, इस तरह के जो थोड़ा सा पैलेटेबल अच्छे चूर्ण हैं, जो टेस्ट जिनका ठीक है, उनका हम अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बिटरनेस वाले हैं या क्वाथ हैं, डिकॉक्शंस हैं, उनका प्रयोग रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बड़ी कठिनाई होती है। तो वो कठिनाई मैंने भी फेस की। फिर अपना मैंने खुद का कुछ कंसेप्ट डेवलप किया और एक फार्मूलेशन जो अपना आयुर्वेद की एक पहचान है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने टोटल पेशेंट को सिरप प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो पेशेंट भी बड़ा डिसअपॉइंट होके जाता है, क्योंकि वो हमसे कुछ उम्मीद करके आता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से कोई एक पुड़िया मिलेगी जिसमें कोई भस्म होगी या कोई चूर्ण होगा। तो वो हमको थोड़ा सा मेंटेन भी करना है, भावनात्मक रूप से भी, और उसमें ये भी हमको ध्यान रखना है कि शिशु की पैलेटेबिलिटी के हिसाब से जो बाल रोग चिकित्सा सिद्धांत हमारे आचार्य चरक ने दिया है, उस सिद्धांत का भी पालन होता रहे और उस प्रकार की औषधि हम शिशु को दे सकें। पीडियाट्रिक पंचकर्म प्रोसीजर्स, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता, योग रत्नाकर और शारंगधर संहिता, इन सब का मैंने एक्सप्लोर करने के बाद में ये कुछ जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में जो एज लिमिट है, जो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताई गई हैं, वो मैंने इसमें एक टेबल में शो कर रखा है कि जैसे स्नेहन जो है वो हम किसी भी एज में दे सकते हैं, खासतौर से हर्षीयसी माता, हालांकि काश्यप ने हर्ष मात्रा के लिए कहा गया है। तो अगर हम और थोड़ा लोअर साइड चलते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि शिशु की कफज प्रवृत्ति है, तो आचार्य काश्यप कहते हैं कि यहाँ कफज प्रवृत्ति होने के कारण, प्रकृति होने के कारण शिशु में हमको स्नेहन नहीं करना है या बहुत मतलब सोच विचार के करना है। तो हर्षीयसी मात्रा या हर्ष मात्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं। स्वेदन, हस्त स्वेद, एक विशेष स्वेद उन्होंने बताया है और उसका प्रयोग उन्होंने 4 मास तक के शिशु में कहा है। दोनों हाथों को गर्म करके नवजात अवस्था से हम पहले ही दिन से हम शिशु को जैसे वार्म अप करते हैं, डिलीवरीज होती हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर सतुआ बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़े अच्छे से डिलीवरी कंडक्ट करते हैं। न्यूनेटल केयर के लिए मुझे जो भी सहयोग बन सकता है मैं करता हूँ और बहुत अच्छा हम लोगों ने देखा है कि जो भी आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स न्यूनेटल केयर के लिए हम फॉलो कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। नवजात शिशु को हम मधु प्राशन भी कराते हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो स्वर्ण प्राशन भी कराते हैं। बाकी नवजात अवस्था में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे बला तेलाभ्यंग, तो बला तेलाभ्यंग से उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर होता है और सर्दियों में होने वाले शिशुओं को जो हाइपोथर्मिया की रिस्क होती है वो नहीं होती है। इस पे थीसिस भी हो चुकी हैं। तो इस तरह से स्वेदन, जो हस्त स्वेद है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। पट्टस्वेद, जो 4 मास से 6 वर्ष तक के शिशु को पट्टस्वेद बताया गया है। कपड़े के टुकड़े को हम तह करके उसकी घड़ी करके और उससे सिकाई कर सकते हैं। स्वेदन, चूंकि उसमें हम टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको वर्णन किया है और ये अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है आचार्य काश्यप का। स्वेदन जो अन्य प्रकार के स्वेदन हैं उनके लिए वो 6 साल से ऊपर के लिए बताते हैं, जिसमें प्रदेह, प्रस्तर, नाड़ी, शंकर, उपनाह, अवगाह, परिषेक, इस प्रकार से जो भी स्वेदन के प्रकार हैं वो सब हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वमन भी 6 वर्ष से ऊपर के लिए बताया है, विरेचन भी 6 वर्ष से ऊपर बताया है वाग्भट ने।
1 वर्ष के ऊपर के शिशु में आचार्य हमारे जो काश्यप हैं वो कहते हैं, और 6 वर्ष से ऊपर आचार्य शारंगधर कहते हैं बस्ती के लिए। नस्य जो है वो 7 ईयर्स टू 80 ईयर्स के बीच के लोगों को करने के लिए नस्य का एक जनरल इंडिकेशन उनका बताया गया है। इसी तरह से धूमपान शारंगधर ने तो क्लियर 18 साल से ऊपर वालों के लिए कहा है। कवल जो है वो 5 साल से ऊपर वाले शिशु के, क्योंकि कुल्ला करना शिशु जो है वो सीखता है, तो जब वो बड़ी एज में आएगा 5 साल के ऊपर होगा तभी वो कवल धारण कर सकता है, अदरवाइज वो उसको पानी को निगल भी सकता है या जो भी द्रव्य है वो पेट में उसके जाने का खतरा रहेगा, इसलिए छोटे बच्चों को हमको कवल नहीं कराना है। वमनोविरेचन के लिए भी जो सुइटेबल एज है वो 10 to 70 ईयर्स है। ये भी वाघभट्ट का रेफरेंस है। हो सकता है रेफरेंस में कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो, तो मैंने वैसे कोशिश लगते उन सबको वेरीफाई किया है। मिनिमम मेडिसिन का जो कंसेप्ट रहा है WHO का, अभी लेटेस्ट उसमें अगर हम देखें तो मेहरबान सिंह साहब ने भी मॉडर्न पीडियाट्रिक्स में उन्होंने कहा है कि इंजेक्टेबल मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। इसके अलावा अगर कोई टाइम है तो हमको ओरल मेडिसिन के लिए ही कोशिश करना चाहिए। एक समय आया कि जब डिलीवरीज होती थी हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, तो वहां नवजात शिशु को अनावश्यक रूप से विटामिन सी का ड्रॉप्स दिया जाता था या मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। अभी भी ट्रेंड है, जो बच्चे थोड़ा सा भी दुबले हैं उनको मल्टीविटामिन ड्रॉप्स देने का एक रिवाज है। तो अब इस समय WHO क्या यूनिसेफ भी इस बात को बड़ी पुरजोर ढंग से कह रहा है कि अनावश्यक औषधियां शिशु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम ही लोग यहाँ प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक जो डिलीवरी के टाइम नियोनेट के लिए प्रयोग करते थे, 3 डेज प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक देते थे, आजकल वो सब बंद हो गया है। अब पूरी तरह से हमको हाइजीन पे ध्यान देना है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे फॉलो करना है ताकि कम से कम इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो और शिशु को हम स्वस्थ रख सकें। हालांकि मेरे मन में बहुत है कभी ऐसा अनुकूल वातावरण हो कि जो 40 प्रकार के धूपन बताए गए हैं आचार्य काश्यप द्वारा, उन धूपन का प्रयोग हम कभी अपने हॉस्पिटल्स में कर पाएं, तो उसका प्रैक्टिकली जो एनालिसिस हो और उस पर कुछ ऐसा रिसर्च हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, तब उसको हम लागू करेंगे तो शायद है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विज्ञान के लिए ये होगी कि आचार्य काश्यप ने जो धूपन बताए हैं वो शिशुओं को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी इन्फेक्शन पे जो कंट्रोल पाने का जो एक उनका योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। एंटीबायोटिक्स या लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बड़ी लिमिटेड मेडिसिन उनके पास हैं, जबकि हमारे पास हमारा जो साहित्य है वो समृद्ध है, और जो भी मेडिसिन हम प्रयोग करते हैं नवजात अवस्था में, जो घरों में जो होम रेमेडीज जो दादी माँ और नानी माँ प्रयोग करती हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। और प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी आयुर्वेद का कोई जवाब नहीं। एक्चुअली स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम वाला जो पक्ष है आयुर्वेद का, वो शुरू से हम देखते आए हैं कि वो बड़ा उपेक्षित हुआ है, जिस पे जोर देने की आवश्यकता है। इन सेम मतलब कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पीडियाट्रिक्स में भी हमको इस बात पे ज्यादा जोर देना है कि जो आयुर्वेद का प्रिवेंटिव पार्ट है उसको हमको ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता है। छर्दी इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन पीडियाट्रिक्स, चूंकि वो ट्वाइस थ्राइस के लिए उन्होंने परमिसिबल है। स्वयं छर्दयते यस्तु पीतम पीतम पया शिशु, आचार्य काश्यप ने एक बात कही है, नतम कदाचित व्याधंते व्याधयो देव मानुषा, देव व्याधि और मानुष व्याधि वो उस शिशु को नहीं होंगी। ये इसमें उन्होंने एक श्लोक है काश्यप संहिता में, सिद्धि स्थान में उसको उन्होंने उल्लेख किया है। तो जब चूंकि शिशु की जो प्रकृति है वो भी कफज है, कफ दोष वहां पढ़ा हुआ है, तो अपने आप जो वॉमिटिंग हो जाती है वो वॉमिटिंग उसके कफ दोष को संचित नहीं होने देती है। और आधुनिक ढंग से अगर हम देखें तो जो शिशु फीडिंग कर रहा है उसके साथ में जो एरोफेगी के साथ में जो हवा अंदर चली जाती है, टोटली मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो, तो उसको अगर हम बर्पिंग करा देंगे, उसको ठीक से डकार दिला देंगे 10 से 15 मिनट तक, तो ये बर्पिंग से उसको बहुत रिलीफ होता है और बहुत कम मेडिसिन में काम हो जाता है। तो यहाँ भी हमको ये ध्यान रखना है कि जो एंटीएमेटिक्स हैं या अन्य जो भी मेडिसिन हैं वो कम से कम दवा दें।
कभी कभी केवल मयूर पिच्छ भस्म इतना लाजवाब काम करती है बच्चों में। मयूर पिच्छ भस्म, प्रवाल भस्म, हम दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। तो दैव और मानुष व्याधि यहाँ आचार्य कहते हैं। दैव व्याधियां मतलब जो ग्रह रोग हैं, जो संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्शियस रोग हैं, वो सब दैव रोग हैं। और मानुष रोग मतलब जो शरीर में होने वाले रोग हैं, जो शरीर में होने वाली व्याधियां हैं, उन सबको ये होने नहीं देता है। मतलब ये छर्दी जो है ये शिशु के लिए इतनी अच्छी है। काश्यप हैज डायरेक्टेड टू अवॉइड एक्सेसिव संशोधन इन पीडियाट्रिक पेशेंट। नत्वेव बालस्य विशोषणम हितम नैवाति संशोधनम रक्त मोक्षणे। ये आचार्य ने कहा ही है। तो इस चीज को फिर से इस स्लाइड में हमने इसको हाईलाइट किया है कि उस बात का पूरा हमको ध्यान रखना है। और किस तरह की चीजें शिशु को देना है? स्निग्ध, शीतल, मधुर, अदाही, अन्नपान, लेप और परिषेक, जो दाह पैदा ना करें उस तरह की चीजें शिशु को देना है। और इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का 10 to 70 ईयर्स का भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादातर बातें जो है वो माँ के संबंध में संशोधन की बात करते हैं। दोनों के लिए अगर ये प्रयोग होता है तो ये और भी अधिक अगर उपयोगी। एक श्लोक और काश्यप सिद्धि स्थान में उभयोस्तु यदा सम्यक शोधनम कुरुते विशक तदा आरोग्यम भवत्यासु शिशोर लेखा यथा स्मृति। बड़ी गारंटी हमारे आचार्य काश्यप देते हैं कि अगर दोनों का ही संशोधन कर दिया जाए, माँ और शिशु का या धात्री और शिशु का, तो उससे अगर भिषक जो है वो चिकित्सक संशोधन करता है तो उनको जरूर आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा वो लास्ट लाइन, इट इज ए ग्रेट ट्रुथ लाइक ए मार्क ओवर द स्टोन शिशोर लेखा यथा स्मृति। एक पत्थर की लकीर की तरह, जैसे हम बोलचाल में बात करते हैं कि ये बात जो है वो पत्थर की लकीर की तरह सही है, ऐसी बात वो कह रहे हैं कि अगर संशोधन हम करेंगे दोनों का तो निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होगी, माँ और शिशु दोनों स्वस्थ हो सकेंगे। पीडियाट्रिक पंचकर्म को अगर हम देखें तो ठीक उसी तरह से है जैसा कि एडल्ट में वामन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य 5 प्रकार के रूप में हम उसको देखते हैं। कई लोग जो हैं वो पूर्व कर्म और पूर्व कर्मों को ही पंचकर्म में शामिल कर लेते हैं। वो शास्त्र के हिसाब से एक तरह से वो ठीक नहीं है, वो अन्याय है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में अगर हम पूर्व कर्म ही अगर ठीक प्रकार से कर पाते हैं तो भी शायद शिशु को हम बहुत कुछ लाभ दे सकते हैं। स्नेहन और स्वेदन से ही बहुत कुछ काम हो जाता है। वमन विरेचन की आवश्यकता तो बहुत कम पड़ती है और नस्य की भी आवश्यकता कम पड़ती है। जो उनकी इंडिकेशंस हैं उन डिसीजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहन, शिशुओं में स्नेहन जो है वो रुक्षण और पाचन की बात करना, जैसे बड़ों में हम करते हैं, उससे क्या है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे स्नेहन के। रुक्षण और पाचन अगर पहले करके फिर हम अगर स्नेहन करते हैं, डायरेक्ट स्नेहन भी कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने ज्यादातर ने उसको स्नेहन रिकमेंड किया है क्योंकि मृदुता लाता है। लेकिन कफ दोष चूंकि बढ़ा हुआ है तो उसको रुक्षण और पाचन के बाद ही हमको, भले चाहे हम त्रिकटु दे दें या लवण भास्कर दे दें या कोई भी ऐसी दीपन औषधि कुछ दे दें जिससे उसका दीपन पाचन हो जाए, और उसके बाद फिर स्नेहन करने से उसको लाभ होगा। ग्रह रोगों के लिए आचार्य जो हैं वो मना करते हैं। चरक, इन्फेक्शियस डिसीजेज में स्नेहन को उन्होंने मना किया है। एज पर आचार्य कश्यप, स्नेहन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्षीरापावस्था, क्योंकि क्षीरापावस्था 1 वर्ष तक की है, शिशु मृदु है, उसमें मृदुता ऑलरेडी पहले से है, तो दोष जो है वो उतने संचित भी नहीं हुए हैं, इसलिए उनको दोषों को जो विश्लेषण करना वहां से हटाना है तो उसके लिए उतनी आवश्यकता स्नेहन की कम पड़ती है। डायरेक्ट हम उसका आगे की प्रोसीजर में उसको हम ले सकते हैं, स्नेहन के बाद स्वेदन में ले सकते हैं, या सीधा सीधा भी हम बिना स्नेहन स्वेदन के भी वमन के लिए प्लान कर सकते हैं। इन चिल्ड्रन ह्रस्व मात्रा ऑफ स्नेह हैज बीन एडवाइज्ड बाय काश्यप। ये भी एक विशेष बात है कि ह्रस्व मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सुरक्षित चलने वाली बात है, थोड़ी सी मात्रा से ही काम हो जाता है। और घृत जो है बेस्ट है, घृत ओरल स्नेहन के लिए बेस्ट है। बाकी जैसे नासा रोग है, अगर क्रॉनिक शिरो रोग है तो चूंकि शिरो रोग में भी वहां
वात की वृद्धि, वात के कारण अगर कोई रोग है तो वहां पर तेल हमारा प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन घृत चूंकि थोड़ा पैलेटेबल है बच्चों के लिए, बल, अग्नि और मेधा बढ़ाने वाला है, इसलिए घृत को हम प्रेफर करते हैं, और उसमें भी स्पेशली गौ घृत। मैं तो अक्सर अणु तेल और ये बाद में ही प्रयोग करता हूँ, अणु तेल, षड्बिंदु तेल वगैरह। सबसे पहला हमारी प्रेफरेंस होती है गौ घृत की। बाकी कटु तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनल में तो घृत का ही प्रयोग ज्यादा होता है, और डोजेज इसमें ह्रस्व मात्रा जो है वो 6 घंटे के लिए है, और मध्यम जो है वो 12 घंटे के लिए, उत्तम जो है वो 24 घंटे में पाचित हो जाती है। इसी तरह कोष्ठ के हिसाब से भी उसका मृदु कोष्ठी के लिए 1 डे, मध्य कोष्ठी के लिए 2 डेज, और क्रूर कोष्ठी के लिए 3 डेज। एक जो एडल्ट के लिए जो दिया गया है उससे हम थोड़ा सा स्वविवेक एम्प्लाई करते हुए उसको लागू कर सकते हैं। और लो डोजेज में हम स्नेहन का प्रयोग अगर लंबे समय तक करना है तो फिर हम लो डोजेज में उसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रविचारणाओं की अगर हम बात करते हैं तो जो 24 प्रविचारणाएं हमारे आचार्यों ने बताई हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रविचारणा मिल्क है, दुग्ध है, दही है, यूष है, यवागु है, शाक है, शक्तुक है, लेह प्रिपरेशन है। और भी ऐसी प्रिपरेशंस हम उन 24 प्रविचारणाओं में से रोगी के एज के हिसाब से, उसकी देह के हिसाब से, ये ऋतु के हिसाब से भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। जो भी जैसे मेंटली रिटार्डेड बेबी है वो डायरेक्ट तो घृत ले नहीं सकता है, तो ब्राह्मी घृत अगर हमको देना है, या संवर्धन घृत देना है, या कोई और भी घृत देना है, अश्वगंधादि घृत देना है, तो इसके लिए दुग्ध का प्रयोग, गुनगुना दूध, थोड़ा उसको मीठा कर दिया जाए, उसको मधुर बना दिया जाए और गुनगुना शिशु को दें तो आराम से सब बच्चे जो हैं वो उसको ले लेते हैं। कई पेरेंट्स जिनमें थोड़ा सा प्रेजुडिस्ड होते हैं, वो कि साहब बच्चा खा नहीं पाता है या खा नहीं पाएगा, तो वो सब केवल उनका प्रेजुडिक्शन है। एक्चुअली तो मीठे दूध के साथ में कोई भी शिशु घृतपान या स्नेहन का उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई मेडिसिन भी हम आराम से उसको अनुपान के रूप में भी दे सकते हैं। पायस कल्पना और कृष्णा कल्पना, पायस मतलब खीर के रूप में हम उसको दे सकते हैं, खीर बना के दे सकते हैं, या खीर के साथ मिक्स करके उसको दे सकते हैं। कृष्णा मतलब खिचड़ी के रूप में उसको दे सकते हैं। तो ये 2 प्रविचारणाएं ये ज्यादा यूज होती हैं, पायस और कृष्णा। घृत और मधु जन्म के समय ही हम नवजात शिशु को अनइक्वल डोज में देते हैं। ये हमारे सारे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि मधु और घृत दोनों को अगर सम मात्रा में देंगे तो वो टॉक्सिन्स वाली हो जाती हैं। एक बीएचयू में इस पे एक थीसिस हुई थी, और जिसमें ये बाद में प्रूव हुआ कि समान मात्रा जो है वो उसकी शिशु के लिए टॉक्सिसिटी पैदा करने वाली होती है। इसलिए मधु और घृत को हमेशा हमको विषम मात्रा में ही देना है, और ये भाव प्रकाश ने इसको बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है। घृत जो है वो अभ्यंग के लिए, इंटरनल यूज के लिए आचार्यों ने बहुत सारे नंबर ऑफ घृत प्रयोग किए हैं। और हमारे हो सकता है आपके यहाँ भी, कर्नाटक चूंकि साउथ वाले दक्षिण भारत में है, तो वहाँ घृतों का प्रयोग, घृतम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जो कि कंपैरेटिवली यहाँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में इसका प्रयोग कम होता है। लेकिन मैं कुछ घृतों का प्रयोग जरूर करता हूँ, और वो इसमें से मैंने छांट के ही कुछ कुछ घृत रखे हैं। अश्वगंधा घृत है, कुमार कल्याण घृत है, संवर्धन घृत है। संवर्धन घृत 1-2 कंपनियां ही बनाती हैं, तो इसको तो फॉर्मुलेशन तैयार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा घृत है, खासतौर से सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों में, या ऐसे जो असाध्य रोग हैं। क्योंकि उसकी इतनी प्रशंसा काश्यप ने की है, हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि काश्यप संहिता का जो लेहाध्याय है उसमें संवर्धन घृत को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। प्रश्नपर्णी और बला और उसमें स्यंदन है, केबुक है, ऐसे कुछ द्रव्य हैं जो इस समय मिलते नहीं है। कई बार उनके सब्स्टिट्यूट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो मेरे एक सीनियर थे, उनका थीसिस था संवर्धन घृत पे, और उसके बड़े मतलब ड्रामेटिक रिजल्ट थे। करीब 34-35% उनका उसमें रिजल्ट आया था मेंटल रिटार्डेशन वाले बेबीज में। तो ये मतलब प्रूव्ड जो घृत हैं। अभय घृत, काश्यप संहिता में जो अभय घृत बताया है वही लगभग उसी फॉर्मुलेशंस को ब्राह्मी घृत नाम से अष्टांग संग्रहकार ने वर्णन किया है।
और जो नीचे शिशु कल्याणक घृत लिखा है वो अष्टांग हृदय ने उसको उसी फॉर्मुलेशन को लगभग उसी का नाम उन्होंने शिशु कल्याणक घृत नाम दिया है। थोड़ा थोड़ा दो चार ड्रग्स को इधर उधर चेंज करके वो प्रयोग किया गया है। और अष्टमंगल घृत योग रत्नाकर ने इसी घृत को कहा है। मतलब ये 4 नाम जो हैं, अभय घृत, ब्राह्मी घृत, अष्टमंगल घृत और शिशु कल्याणक घृत, ये लगभग उसी तरह के योग वाले घृत हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। पंचगव्य घृत, पंचतिक्त घृत, ये सब लोग अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, इवन काय चिकित्सा या अन्य विभागों में भी इनका ज्यादा प्रयोग होता है। वो हम बच्चों में भी सेफली प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य अभ्यंग के लिए, बाह्य स्नेहन के लिए ये भी बड़े कॉमन से तेल हैं जो अक्सर मैं प्रयोग करता हूं। मैंने कुछ चीजें इसमें ऐसी ही रखी हैं स्लाइड में कि जो हम लोग डेली डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं। नारायण तेल है, महानारायण तेल है, ये जैसे शारंगधर का है, चक्रदत्त का एक महामाश तेल है, और शारंगधर का बला तेल भी यूज करते हैं। बला तेल तो मोस्ट कॉमन है और सबसे अच्छा तेल माना गया है। माशादी तेल है, ये शारंगधर का है। लाक्षादी तेल है, सब लोग यूज करते हैं लाक्षादी तेल। और चंदन वाला लाक्षादी तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल तो जो दुबले बच्चे हैं, जो अंडरवेट हैं, या जो माल नरिश्ड हैं, लो बर्थ वेट हैं, उन सभी में बहुत ही अच्छे ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं इसके। किसी भी ऋतु में कभी भी हम इसका चंदन वाला तेल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे रत्नावली का ये रेफरेंस है। और तो और सरसप तेल और नारियल तेल जैसे दक्षिण भारत में उत्पादन होता है तो वहां इसका प्रयोग ज्यादा है। सरसप तेल जो है, सरसों यूपी में, इधर उत्तर भारत में उत्पादन ज्यादा है तो सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैंने एक इंटरव्यू सुना था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो मॉडर्न साइंस का है, उनके एक पीडियाट्रिशियन से किसी ने एक क्वेश्चन किया था और संयोग से मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो मसाज करते हैं उससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है और स्किन टोन अप होती है। उसके पहले तक मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि बॉडी के ऊपर से भी कोई दवा एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि वस्ती के बारे में अभी भी बहुत लोग नहीं मानते हैं कि वस्ती द्रव्य जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जबकि प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं केवल मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानती है, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारे शास्त्र में अगर किसी आचार्य ने कोई बात कही है तो निश्चित ही उसका क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने किया होगा और उसका उपयोग उन्होंने किया होगा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वाले जो प्रोफेसर साहब थे, उनके मुंह से भी मैंने ये बात सुनी कि जो तेल जिस क्षेत्र में पैदा होता है, जिस देश में या जिस क्षेत्र में जो तेल उत्पादन होता है, उस तेल से हम शिशु का अभ्यंग कर सकते हैं। और अभ्यंग के लिए बड़ा अच्छा सुटेबल टाइम है जब शिशु दिन भर में थक जाता है, तो रात के समय, काश्यप ने उसको रात के समय भी अभ्यंग करने के लिए कहा है। बाकी स्नान के पहले तो हम कर ही सकते हैं अभ्यंग। अक्सर में यहाँ जो शिशु हैं 3 दिन 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो स्टंप है उसका फॉल हो जाता है, उसके बाद रिकमेंड करने के लिए कहता हूँ। क्योंकि कई बार क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण सेप्सिस होने का खतरा रहता है। तो इसलिए इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, लेकिन कॉमन ऑयल्स का भी हम बाह्य अभ्यंग में प्रयोग कर सकते हैं। डिसीज वाइज यूजेस जो स्नेह हैं वो सभी लोग जानते हैं, हमारे सभी साथी चिकित्सक और इवन स्टूडेंट्स भी कई जानते होंगे कि ज्वर में पिपल्यादि घृत प्रयोग होता है, बालशोष में अश्वगंधा घृत है, कंटकार्यादि घृत है, षटफल घृत है, द्राक्षा घृत का प्रयोग करते हैं, गुल्म में हिंग, सौवर्चल घृत का प्रयोग है, कुष्ठ में पंचतिक्त महातिक्त घृत का प्रयोग करते हैं, उन्माद में कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत है, ब्राह्मी घृत का प्रयोग बड़ा कॉमन है। उन्माद अपस्मार दोनों में एक जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपस्मार के लिए पंचगव्य घृत का, पेटेंट माल एपिलेप्सी वाले केसेस आते हैं अगर हमारे पास, तो हम उसको पंचगव्य घृत एडवाइज करते हैं। ब्राह्मी घृत भी उसको हमारे पास एक ऑप्शन है। कृमि रोग में विडंगादि घृत है, पंचतिक्त घृत है। कृमि रोग में तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो विडंगावले है वो शायद ज्यादा अच्छा है, या विडंगारिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इवन मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो एल्बेंडाजोल है वो चूंकि कन्वीनियंट होती है, एक सिंगल टैबलेट या सिंगल डोज ऑफ सिरप दे देते हैं, तो उससे भी उसको लाभ हो जाता है। लेकिन जिनमें रिकरेंस कृमि रोग हो रहा है, जिनमें बार बार कृमि रोग होता है, उनमें जरूर हमको विडंग या पलाश बीज या इस तरह के जो हमारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। वात रोग के लिए
बलादी तेल, अश्वगंधा घृत, बलाघृत, ब्राह्मी घृत, इनका प्रयोग करते हैं। मंद बुद्धि वालों में भी उसी प्रकार के वही सब मेडिसिन उनमें भी प्रयोग करते हैं। और फक में राज तेल स्पेशली इंडिकेटेड, जो आचार्य काश्यप ने किया है राजाओं के बच्चों के लिए, उन्होंने राजा नहुष और दिलीप और सगर और इस चेन में जो भगवान राम के कुल के भी जो हुए हैं, उनमें से बहुत सारे मतलब राजाओं के उसमें नाम दिए हुए हैं। और ये इसका एक काश्यप संहिता का एक बड़ा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। राज तेल बहुत ही इफेक्टिव है, हालांकि बहुत ज्यादा वो भी मिलता नहीं है, लेकिन जिन जिन रोगियों को इसका प्रयोग किया गया है, इस पे थीसिस भी मुझे पढ़ने को मिली थी, और ये बहुत ही इफेक्टिव है राज तेल। द्राक्षा घृत, अश्वगंधा घृत प्रयोग कर सकते हैं। पांडु के लिए स्पेशली द्राक्षा का प्रयोग है। द्राक्षा जो है वो हेमेटेनिक होने के साथ साथ श्रमहर भी होता है, इसलिए द्राक्षा घृत का प्रयोग कर सकते हैं। द्राक्षावलेह का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अश्वगंधा घृत का प्रयोग करते हैं। दोषिक प्रिडोमिनेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वातिक में सैंधव को घृत के साथ कर दिया जाए, पैतिक में शर्करा को पित्त के साथ कर दिया जाए, मिश्री भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और कफज व्याधियों में क्षार के साथ थोड़ा सा त्रिकटु का प्रयोग करते हैं। स्वेदन को बहुत ही खूबसूरती से काश्यप आचार्य ने डिस्क्राइब किया है। और हस्त स्वेद की जो अभी बात की थी 0 to 4 मंथ, हस्त स्वेद बहुत ही एक ओरिजिनल उनका कंट्रीब्यूशन है। और पटस स्वेद फोल्डेड क्लोथ के द्वारा हम जब 4 महीने से 6 महीने के तक के शिशु को हम प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य जो स्वेदन हैं, प्रदेह, प्रस्तर, नाड़ी, शंकर, उपनाह, अवगाह, परिषद, ये सब हम बच्चों में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य काश्यप ने विशेष रूप से मृदु के लिए वृषण, चक्षु और हृदय, वृषण, चक्षु और हृदय, ये देखिए जैसे सर्जरी में जो मृदु अंगों को या जो वाइटल पार्ट्स हैं उनको बचाने के लिए कहा जाता है, ठीक वही प्रोटोकॉल यहाँ पे लागू किया गया है कि मृदु अंगों को हमको स्वेदन में बचा के रखना है। और मध्यम में शेफ, वंक्षण और संधि के लिए विशेष रूप से है ये मृदु वो है, उनके लिए मृदु का प्रयोग करना है, मृदु स्वेद। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, फिर उत्तम में और ज्यादा स्वेद। तो उत्तम स्वेदन सभी अंगों में हम कर सकते हैं, लेकिन मध्यम के लिए जो नाम दिए हैं या मृदु के लिए जो नाम दिए हैं, उन अंगों के लिए ही उनका प्रयोग करना है। स्वीडिशन जो है वो वैसे भी बहुत, चूंकि गर्मी का मौसम है तो सीजन का ध्यान रखना है, वहां काल की बात उन्होंने कही है, रोग का ध्यान रखना है हमको, रोग का नेचर क्या है, अगर क्रॉनिक है तो उसके लिए किस तरह का स्वेदन ठीक रहेगा, या देह जो है बॉडी बिल्ड कैसा है बच्चे का, उस सब का ध्यान रखना है। मतलब बॉडी वेट भी हमको देखना है, बच्चे की फिजिक कैसी है, वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, सुकुमारता का पूरा पूरा हमको ध्यान रखना है। Kashyap has also given the warning to pediatrician for keeping extra care of a child during sedation to consider the देश काल etc factors and body build। क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हम लोग जब डायरिया के बारे में पढ़ते हैं, हमारे आचार्यों ने भी इसका वर्णन किया है, तो डायरिया में जो डिहाइड्रेशन की रिस्क है वो इन कंपेरिजन टू एडल्ट्स 10 गुना ज्यादा रहती है डिहाइड्रेशन की रिस्क, इसलिए हमको स्वेदन में भी उस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे आचार्य काश्यप की यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि उन्होंने जब स्वेदन परफॉर्म कर रहे हों, हालांकि उन्होंने जनरल बात कही है, लेकिन हम बच्चों में विशेष रूप से इसको फॉलो कर सकते हैं कि बच्चे के मुंह में, चूंकि स्वेदन से जो बेचैनी होती है, बच्चा रेस्टलेसनेस ना हो, उसके लिए थोड़ा सा कपूर उसके मुंह में रख सकते हैं, कपूर पाउडर, शुगर उसके मुंह में रख सकते हैं, खांड शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, मिश्री रख सकते हैं। जैसे हमने देखा अक्सर एथलीट्स जो होते हैं वो दौड़ते दौड़ते जो मैराथन वाले होते हैं या लंबी दौड़ वाले जो लोग होते हैं, उनके मुंह में थोड़ा सा मिश्री की डल्ली या कुछ टॉफी वगैरह दे दी जाती है। ऐसे हम बच्चों में भी इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। फलामला उन्होंने बताया है, अम्लवेतस बताया है, मृत्यु का बताया, मुनक्के का प्रयोग हम कर सकते हैं। मुनक्का तो इतना अच्छा बच्चों के लिए उपयोगी फल है कि उसको हम मृदु रेचन में प्रयोग करते हैं, जनरल टॉनिक के रूप में उसका उपयोग करते हैं, हेमेटोनिक के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। हेमेटोनिक के लिए तो जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब बहुत ही अच्छे उपयोगी फल हैं।
चूंकि एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट ने एक बार मुझे ये बताया था कि जो जीरोफिटिक नेचर के जो प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स या जैसे खजूर है, ये सब ऐसी जगह पे होते हैं कि इनका फ्लोएम बड़ा एक्टिव होता है और मिनरल्स को ये जमीन में से ऊंचाई तक खींच के ले जाता है। तो इनके जो फ्रूट्स हैं उनमें वो मिनरल्स, जिंक और आयरन वगैरह ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए इन चीजों का प्रयोग बच्चों के मतलब जो कुपोषित हैं या जिनमें विटामिन डेफिशिएंसी हैं उनमें, या एनीमिया है, उनमें इन चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो मृत्युका का प्रयोग मैं ओपीडी लेवल पे भी ज्यादा करता हूँ और मृदु रेचन में भी इसका उपयोग। आजकल ज्यादातर डाइटरी हिस्ट्री मतलब ठीक नहीं होती है। जब भी पेरेंट्स से हम बात करते हैं तो पता लगता है कि बच्चा साहब खाना नहीं खाता है, या तो खाना खाने में उसकी रुचि नहीं है, या मदर जो है वो ट्रेंड नहीं है, मदर उसको ठीक प्रकार से जो हाइजीनिक फूड, उसको हेल्दी फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसके कारण वो रुक्षान्न सेवन करता है, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, इस तरह के जो ड्राई रुक्षान्न सेवन है, उसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ऐसे शिशुओं में मृत्तिका का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। ड्यूरिंग द स्यूडेशन आईज, हार्ट और स्क्रोटम इनको सेफ रखना है। जैसे हम नवजात शिशु को भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं। नवजात शिशु को जब हम उसमें फोटोथेरेपी यूनिट में लेते हैं, फोटोथेरेपी मशीन में जब रखते हैं, तब भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी आंखें ढकी हुई हों, उसके हृदय पे भी कोई एक पट्टा रख देते हैं, स्क्रोटम को भी हम कवर्ड कर देते हैं। तो ठीक वही की वही चीज हमारे आचार्यों की जो गाइडलाइन है, वाइटल पार्ट्स को उन्होंने इतना मतलब महत्व देते हुए शिशु की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया है। वमन काश्यप ने 6 वर्ष की आयु के लिए, वमन इज इंडिकेटेड आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर, काश्यप कह रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों में भी वमन कुछ आचार्यों ने रिकमेंड किया है चाइल्डहुड पीरियड में, लेकिन फिर भी कफ दोष की प्रधानता के कारण वमन अपने आप ही हो जाता है, जो कि स्वयं छर्दे यस्तु पीतम पीतम पया शिशु की बात जो आचार्य काश्यप करते हैं, तो अपने आप ही उसको वमन के लिए वो प्रोन होता है। अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो नवजात अवस्था में हमारे आचार्यों ने वचा का प्रयोग बताया है। वचा ऑलरेडी वमनोपग है और मेध्य रसायन है, तो जो जात कर्म संस्कार है उसमें भी वचा को प्रेफर किया गया है। यहाँ तक कि वाग्भट्ट जी ने अष्टांग संग्रहकार में जो जात कर्म कहा गया है, 1 वर्ष तक शिशु को स्वर्ण प्राशन कराने के लिए जो बताया है, उसमें वचा, घृत और मधु को विषम मात्रा में लगातार 1 वर्ष तक सेवन करने के लिए कहा है। तो वचा बच्चों में बड़ी निरापद है, उसमें किसी तरह के उसके साइड इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है और ऑलरेडी वमनोपग है। इसलिए नवजात शिशु में अगर वो एस्पिरेट कर गया है एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उसको इंड्यूस करने में भी वचा हेल्प करती है, इसलिए हम वचा का प्रयोग करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग स्नेहन एंड वमन कैन बी डन। स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं होती है, बिना उसके भी हम सीधा सीधा वमन करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकली इसका प्रयोग होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। क्षीरप अवस्था, क्षीरन्नाद अवस्था और अन्नाद अवस्था, इसमें थोड़ा सा अगर हम मदन फल तो देना ही देना है, मदन फल कम मात्रा में देना, उसके साथ पिपली सेंधव मिला देते हैं तो क्षीरप अवस्था में दे सकते हैं उसको। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है उसमें, हालांकि वचा छोटे क्षीरप में भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ आचार्यों ने वचा का प्रयोग बताया है। ये एक्चुअली भाव प्रकाश का और उसका शारंगधर के योग हैं, ये मैंने उसमें कंपाइल करके लिखे हैं। तो वचा का प्रयोग व्यवहारिक उसमें हम छोटे बच्चों में क्षीरप और क्षीरन्नाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अन्नाद में विशेष रूप से उसके साथ ही इंद्रयब भी मिला देना है। तो मदन फल और ये सब मिला के सेंधव, प्लेन साल्टेड वाटर भी उसको दे सकते हैं। अकेले सेंधव से भी हम उसको करा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को जो नवजात शिशु अवस्था होती है, हमारे प्रोटोकॉल में भी वो शामिल है, जो WHO के प्रोटोकॉल है न्यूनेट की केयर के लिए, तो उसमें गैस्ट्रिक लेवाज जब किया जाता है तो उसमें सिंपल सोडियम क्लोराइड वाटर का प्रयोग करते हैं, प्लेन सॉल्टेड वाटर का प्रयोग है, क्योंकि वो एक तरह से स्टेराइल है, साफ स्वच्छ है, इसलिए उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बाकी हम अपने सेंधव का भी प्रयोग कर सकते हैं वमन के लिए। और 1 रत्ती से 2 ग्राम तक की डोज में एज के अनुसार, उसकी वेट के अनुसार
और उसका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम डोज डिसाइड कर लेते हैं। और वमन के वेगों में हम बहुत ध्यान रखते हैं, 3 to 1 प्रवर, मध्यम, अवर, इतना ही केवल वमन उसको कराने के लिए शास्त्रोक्त पद्धति से हम कराते हैं। तो वमन एक अच्छा पूर्व कर्म के रूप में उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। विरेचन फर्दर वही एक बात है कि बहुत लोग इसकी प्रशंसा करते हैं और कभी भी ऐसा मैंने भी नहीं देखा जहां इंडिकेशन के हिसाब से अगर हमने वमन विरेचन का प्रयोग किया है तो कभी भी ये नुकसानदायक नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें वही डिहाइड्रेशन का चूंकि खतरा है, इसलिए उसके वेगों को हमको धारण करने में, वेगों को मतलब कंट्रोल करने की आवश्यकता होती ताकि विरेचन व्यापद ना हो पाए। और 6, 4, 2 प्रवर, मध्यम, अवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी संख्या हम मॉनिटर करते हैं। विरेचन केवल एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका, जो कि शारंगधर ने उसको 16 साल के बाद इंडिकेट किया है। पक्षाघात में उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जबकि पक्षाघाती तो विरेचनम, बड़ों के लिए जो चिकित्सा सिद्धांत है वो पक्षाघाती तो विरेचनम है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ उन्होंने उसको मना किया है। तो ये कुछ थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। विरेचन योग के बारे में अगर देखें तो क्रूर कोष्ठी में हम इच्छा भेदी रस का प्रयोग करते हैं, और वही चौथाई रत्ती से 1 रत्ती स्नूही का प्रयोग कर सकते हैं, स्नूही क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। बताशे में स्नूही क्षीर को देते हैं, या शर्करा के साथ में भी उसको दे सकते हैं, दुग्ध के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, मधु के साथ दे सकते हैं। निशोथ का प्रयोग करते हैं, कटुकी का प्रयोग करते हैं, पर यह अल्प मात्रा में करना है, क्योंकि कटुकी भी बड़ी तीक्ष्ण होती है, इसलिए कटुकी का बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मध्यम कोष्ठी में एरंड तेल, सनाय का प्रयोग और अमलताश का प्रयोग। अमलताश का गुदा जो है वो अमलताश का जो पल्प है उसका प्रयोग ज्यादा होता है और बड़ा सेफ है वो मध्यम कोष्ठी के लिए। एरंड तेल में आजकल तो खैर अच्छा टेस्ट वाला एरंड तेल भी आने लगा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम प्रयोग किया है एरंड तेल का। कुछ चिकित्सक एरंड तेल का ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने इसका प्रयोग कम किया है। मुझे तो पंचसकार चूर्ण भी ठीक लगता है, अगर मृदु रेचन कराना है तो पंचसकार भी अच्छा है। उसका अंजीर का प्रयोग हम कर सकते हैं, फालसा या अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। मृदु कोष्ठी में पंचसकार चूर्ण मृदु कोष्ठी में करते ही हैं, फालसा मृत्यु का भी इसमें प्रयोग करते हैं। और इस सब के अलावा कुछ टंकण क्षार वगैरह का प्रयोग, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। टंकण क्षार छोटे बच्चों में विद इन 1 ईयर अगर हमको थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर हम टंकण क्षार देते हैं माँ के दूध में मिला के, तो वो सुहागा के रूप में उसको हम तैयार करके बढ़िया शुद्ध बन जाता है। दादी माँ नानी माँ के जो नुस्खे हैं उनकी तरह हम टंकण का प्रयोग, मल्टीपर्पज टंकण का प्रयोग कर सकते हैं। टंकण एक्चुअली क्षार है, इसलिए मूत्रल भी होता है, विरेचक भी होता है, और वजन कम जिनमें कफ बढ़ा हुआ है ऐसे शिशुओं में कफ निस्सारक के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी टंकण का प्रयोग किया जाता है। लिवोमिन सिरप या और ऐसे जो लेक्सेटिव, आजकल डाबर ने भी एक बड़ा अच्छा सिरप बनाया है लेक्सिरिट नाम से, तो इन सिरप्स का भी प्रयोग ज्यादा मात्रा में करके हम उससे उनको विरेचन करा सकते हैं, अगर प्रिपेयर्ड मेडिसिन का प्रयोग करना है तो। अदरवाइज टेक्स्ट के हिसाब से जो भी शास्त्रोक्त औषधि हम उसका प्रयोग करते हैं। विरेचन कैन बी डन इन फॉलोइंग डिसीजेज: ज्वर, कुष्ठ, तमक श्वास, कामला, फक, छर्दी, विबंध, आनाह, स्तन्य दुष्टि और पक्षाघात और रेवती ग्रह रोग में इसको मना किया गया है। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? विश्वराध्य सर? हेलो सर। हाँ, आवाज ठीक आ रही सर? हाँ ठीक आ रहा है सर, आ रहा है सर। अच्छा, ठीक, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं जी। नस्य जो है वो बच्चों में कटु तेल सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला, कटु तेल और नारियल का तेल और घृत का प्रयोग होता है। तो यहाँ आचार्यों ने सैंधव और घृत का प्रयोग किया है। थोड़ा सा उसमें घृत के साथ अगर सैंधव मिक्स कर दिया जाए तो वो नस्य के लिए एक अच्छी मेडिसिन बन जाता है। घृत में प्रेफरेबली गौघृत का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम कोई भी घृत ले सकते हैं। तो इस एक कुमार तेल करके आचार्य काश्यप ने बताया है, पुराना घृत भी हम प्रयोग कर सकते हैं, 1-1, 2-2 बूंद नॉस्ट्रल्स में
प्रतिवर्ष नस्य सभी लोग प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। नस्य के लिए वही जो बातें आचार्यों ने बताई हैं कि बहुत जल्दी में ना करें, बहुत स्लो ना करें, बहुत गर्म ना हो, बहुत गाढ़ा ना हो, कंसंट्रेटेड ना हो, बहुत डाइल्यूटेड ना हो, बहुत ठंडा ना हो, बहुत गर्म ना हो, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और इसके पहले अगर थोड़ा सा हम स्नेहन स्वेदन अगर कर देते हैं, जैसे हल्की सी सिर की मालिश कर दें, शिरोभ्यंग कर दें, और शिशु को थोड़ा सा उससे गर्म सेक कर दें, जैसे पटस्वेद कर दें, और इसके बाद फिर नस्य करें, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और नस्य तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। नासागत रोग और शिरोगत रोगों में डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एक पद्धति है। जो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक इवन ब्रोंकाइटिस वाले केसेस में भी नस्य से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी जो समन चिकित्सा है वो साथ में हम देते ही हैं। नस्य को ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है। मर्श और प्रतिमर्श नस्य ज्यादा सुइटेबल हैं बच्चों में, और जो टाइप्स हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शोधन, अनुपूरण काश्यप ने बताए हैं, चरक ने 2 प्रकार से बताए हैं, रेचन, तर्पण और शमन, और फिर नावन और पीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श भी उन्होंने बताया है। और जो द्रव्य हैं ये संभवतः योग रत्न ना करने बताए हैं, तो वचा, सेंधा उपयोग भी हम कर सकते हैं थोड़े से बड़े बच्चों में। त्रिकटु में थोड़ी सी तीक्ष्णता है, हालांकि त्रिकटु बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी हमारे मध्य प्रदेश प्रिवेंटिव के तौर पे बहुत बड़े स्तर पे किया, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने त्रिकटु का प्रयोग किया। त्रिकटु एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। CHS शास्त्री सर भी आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से शायद थे, आंध्र प्रदेश से थे मेरे ख्याल से, हमारे गुरुजी रहे, NIA में डायरेक्टर भी रहे, BH जामनगर भी रहे, और बाल रोग में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है सर का। त्रिकटु का एक उनका मैंने एक रिसर्च पेपर सुना था और उनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था कि छोटे बच्चों को त्रिकटु भी हम सेफली दे सकते हैं मधु और घृत की विषम मात्रा के साथ। केरल के किसी विलेज का उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंटेशन क्लिनिकल वो डेटा प्रस्तुत किया था, और उनका ये कहना था कि उस गांव में, मतलब ये बात होगी करीब 25 साल 30 साल पहले की बात होगी, जब मैं पढ़ता था जामनगर, तभी उन्होंने एक पेपर में ये बात कही थी कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में त्रिकटु बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और जिन बच्चों को त्रिकटु मधु और घृत के साथ विषम मात्रा में दिया जाता है उनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वास्तव में फर्दर एक शोध का विषय है। इसको हमको बड़े स्तर पे हम प्रयोग करके इसको देख सकते हैं, किसी बड़े डेटा में इसका रिसर्च और की जा सकती है। तो त्रिकटु बहुत अच्छी मेडिसिन है, बच्चों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम वाले बच्चों में थोड़ा सा कम प्रयोग करते हैं। पहली बार मैंने जामनगर में इस स्टडी के दौरान ही एक किसी शिशु को मैंने कोई छोटा बच्चा रहा होगा 2-3 मास का, उसको मैंने त्रिकटु प्रिस्क्राइब कर दिया। यही सब चूंकि शास्त्र में पढ़ा था तो बड़ी श्रद्धा थी। शुरू में ऐसी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं कि उसको मैंने मतलब शिशु को प्रिस्क्राइब किया, तो चूंकि वो तीक्ष्ण था तो अगले दिन उसकी मदर ने आके कंप्लेंट की कि साहब जब से बच्चे को दवाई दी है तब से बच्चा रो ही रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो उसकी जीभ जो देखी मैंने, पूरा रेडनेस उसमें हो रही थी, तो उसकी तीक्ष्णता का मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने इस बात को मतलब अपने भविष्य के लिए एक गांठ बना के रखा कि भाई इसका प्रयोग जो है वो दुग्ध के साथ अधिक मात्रा के साथ या कुछ और औषधि उसके साथ मिक्स करके हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रैक्टिस में ऐसी चीजें पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में खासतौर से बड़ा महत्व रखती हैं। बहुत सारी बातें प्रैक्टिस में हम खुद सीखते हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है। तो क्योंकि वो बच्चा जो है कुछ कह नहीं पा रहा है, जैसे चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज ए चाइल्ड नॉट एज ए पेशेंट। मेहरबान सिंह साहब ने और हचिनसन ने भी ये बात लिखी है कि बच्चे को हमेशा एक बच्चे की तरह ही आप ट्रीट कीजिए। आपने उसको अगर रोगी की तरह ट्रीट किया तो शायद आप सफल चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर कोऑपरेट नहीं करेगा। तो उसको प्यार से बढ़िया अच्छे से उससे बात करें, उसकी आंखों में आंखें न डाल के बात करें, उसको कहीं कोई स्ट्रेंज ना दिखाई दे, कोई भय का वातावरण ना हो। आपके क्लिनिक में, आपकी OPD में आया है तो आप एप्रॉन या स्टेथो गले में डाल के और उस तरह से एक डॉक्टर के रूप में अगर आप बैठे दिखेंगे तो वो थोड़ा सा भयग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके मन में पहले से उसने देख रखा है डॉक्टर को,
तो वो डर उसका निकालने की आवश्यकता है। और कभी भी इंजेक्शन का डर या किसी इस तरह के जो थ्रेटनिंग टाइप के प्रोसीजर्स हैं, उसका डर बच्चे को नहीं बताना है। तो ये इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे आचार्यों ने भी इन चीजों का वर्णन किया है, और मॉडर्न साइंस ने इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा अच्छा बताया है। वस्ती हमेशा शुभ फल देने वाली है। वस्तिरेव हितः सदा वस्तिर्वाते च प्रत्यय च। शायद सुश्रुत का ये श्लोक है, हमारे साथी लोग सब जानते होंगे। वस्तिर्वाते च प्रत्यय च कफे रक्ते च सस्यते संसर्गे सन्निपातश्च वस्तिरेव हितः सदा। मतलब ये हुआ कि वस्ती हर प्रकार के रोग में, वात पित्त कफ द्वंद्वज और त्रिदोषज, तीनों प्रकार की व्याधियों में वस्ती हमेशा हितकर है। और जो विरेचन साध्य रोग हैं उनमें भी हम वस्ती कर सकते हैं। तो वस्ती की इतनी अधिक प्रशंसा है। एक श्लोक वो है, श्लोक शायद मैं भूल रहा हूं, जिसमें नाखून से लेके जो हमारे केशांत हैं, बाल का जो अग्रभाग है, वहां तक भी पोषण देने वाली होती है वस्ती। इसलिए वस्ती को बच्चों में भी बड़ा सेफ बताया है। हालांकि एज के जहां इंडिकेशन की बात आती है, वहां रेशियो में मतभिन्नता है। जो गार्गे हैं वो जन्म के समय से कहते हैं, माठर उसको एक माह के बाद कहते हैं ऑनवर्ड्स, आत्रेय उसको 4 महीने के बाद कहते हैं, और काश्यप ने तो 1 वर्ष के बाद कहा है, लेकिन पाराशर जी ने आफ्टर 3 इयर्स कहा है, भेल ने 6 वर्ष के बाद कहा है। तो इस तरह से वस्ती जो है वो ये मैंने इसमें लिखा भी है, वस्ती इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर ऑफ ब्रिंगण, इट नरिशेस फ्रॉम टर्मिनल एंड ऑफ हेयर टू टर्मिनल पार्ट ऑफ द नेल्स। छोटे छोटे सेल्स में भी ये वस्ती पहुंचती है, और बल वर्ण तेज और आयु को ठीक करने वाली होती है, अमृत के समान लाभदायक है। यहाँ भी आचार्य काश्यप ने वही श्लोक कहा है कि जो पत्थर पे लकीर होती है उस तरह से शिशो रश्मि, वो श्लोक में भूल रहा हूँ, मतलब वो पत्थर पे लकीर की तरह जो एक तरह से एक सही बात है, वो इसके लिए हितकर है। निरूह वस्ती डिकॉक्शन की होती है, ये भी हम बच्चों में प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे विरेचन नहीं देना है वहां निरूह वस्ती का प्रयोग करते हैं, और ये ऑल्टरनेट डेज में इसको परफॉर्म करना है। निरूह कैन बी प्रैक्टिस्ड स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। और मृदु वस्ती का प्रयोग आचार्य लोग कहते हैं कि मृदु वस्ती का प्रयोग, ये भी काश्यप का एक रेफरेंस है जिसमें उन्होंने मृदु का प्रयोग किया है। एक वस्ती का और प्रयोग है माधु तैलिक, जो वस्ती है वो भी बच्चों में आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो मात्रा वस्ती हमेशा सुरक्षित है बच्चों के लिए, मात्रा वस्ती की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं समझता हूँ जितने भी आयुर्वेदज्ञ हैं या जो पीडियाट्रिशियंस हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, वो सभी मात्रा वस्ती का प्रयोग करते हैं। माधु तैलिक वस्ती भी बहुत ही अच्छी है। शेड्यूल अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें फर्स्ट और लास्ट जो है वो स्नेह वस्ती हो, उसके बाद 3-3 स्नेहन और निरूह वस्ती, जो योग वस्ती, काल वस्ती वगैरह जो प्रकार बताए हैं, उस हिसाब से हम कोई भी प्लान इसमें ले सकते हैं। इंडिकेशंस अगर हम देखते हैं निरूह वस्ती के, तो हृदरोग तो खैर बड़ों में ही देखने को मिलता है। बच्चों में जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस है उनमें तो कोई मतलब नहीं है हृदरोग का। और कुष्ठ रोग, कृमि रोग, प्रमेह वाले भी कम ही बच्चे आते हैं। उदर रोगों में प्रयोग, गुल्म रोग में प्रयोग, एंड ऑल वाट टाइप ऑफ डिसीजेस, इन सब में हम निरूह वस्ती का प्रयोग करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी आजकल जो जानु वस्ती, कटु वस्ती और हृदय वस्ती वगैरह का जो चल रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे असहमत है। हो सकता है मेरे चिकित्सक साथी भी शायद असहमत हो या सहमत हो, जो भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये जो पंचकर्म है एक्चुअली, उसके साथ में बहुत सारे ये उपकर्म अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि हमारे साहित्य को और समृद्ध करने की आवश्यकता है, उसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम अपने विषय से भ्रमित ना हो। अब हृदय वस्ती, मान लीजिए हृदय रोग है, तो जो एक्यूट इमरजेंसी वाली डिसीज है उसमें हृदय वस्ती का क्या रोल होगा, कितना वो लाभ करेगी, मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि इसमें तो जो ओरल मेडिसिन काम करेंगी, या जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, बीमारी जो है वो सिर के अंदर है, इंट्राक्रैनियल है, और हम पैर की मालिश अकेली करते रहे, ओरल मेडिसिन अगर ना दें, तो ये कहाँ तक की बुद्धिमानी है।
तो इस तरह से थोड़ा सा हमको जुडिशियली जरूर सोचना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस की लाइन पे भी हमको सोचना होगा, और निश्चित है कि जब हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से सोचते हैं तो हमको आयुर्वेद में जरूर उत्तर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम हैरिसन पढ़ते हैं, जब हम डेविडसन पढ़ते हैं, तो हमको चरक का श्लोक याद आता है, या ओपी घई साहब की हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको आचार्य काश्यप की कोई बात याद आती है कि अरे ये तो ऑलरेडी काश्यप ने लिखी हुई है। तो देखिए हमारा साहित्य इतना रिच है, उसको हमको छोटा चीप नहीं बनाना है। तो ऐसी जो कुछ माल प्रैक्टिसेस चलती हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, या कई लोग बड़ा चैलेंजिंग उसमें, जैसे ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक नहीं होगी, वो हेरिडिटरी डिसीज है। ये जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सर्जरी से ही ठीक होंगी। हम अनावश्यक रूप से पेशेंट को गारंटी देने लगे, या हम उसको भर्ती करके और कोई पंचकर्म या कोई वस्ती या कोई इस प्रकार से, अगर पेशेंट की श्रद्धा है तो ठीक है, हम उसकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं, लेकिन उन बातों को बड़ा जुडिशियली हमको डिसाइड करना होगा। जैसे सपोज ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मेरे जामनगर के एक सीनियर थे, उनका ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे काम था, और आज से करीब मेरे ख्याल से 25 साल, मेरे से भी 2-3 साल सीनियर थे, तो 30-35 साल की प्रैक्टिस उनकी होगी, और आज तक उनको कोई एक ऐसा केस नहीं मिला कि जिसमें डीएमडी वाले केस में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हो। ओनली सपोर्टिव थेरेपी है, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बढ़ा सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमको कभी ऐसा गारंटी नहीं लेना है, और ना ही हमको पेशेंट को बहुत ज्यादा एश्योर करना है। कभी कभी क्या होता है कि इसके कारण पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। भाई आयुर्वेद कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसा कुछ ज्यादा मतलब जादू हो जाएगा कि जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस हैं वो ठीक हो जाएंगे, या जो हेरिडिटरी डिसीजेस हैं वो ठीक हो जाएंगे। इनमें प्रयोग हम कर सकते हैं, या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए जैसे हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, कुमार कल्याण का प्रयोग करते हैं। कुमार कल्याण रस को हम इतना ज्यादा भी वो नहीं कर सकते कि भाई क्रोमोसोमल डिजीज को कुमार कल्याण रस ठीक कर देगा। तो ये एक्चुअली हमारा एक फर्ज बन जाता है, जो हम वी आर आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियंस, कि जहां पे गलत कुछ दिशा में अगर कोई चीज जा रही है तो वहां उस पर रोक लगाना भी हमारा फर्ज होता है। अनुवासन वस्ती, ये स्नेह वस्ती है, फैट की वस्ती है, और स्नेह वस्ती जो है वो निरूह की चौथाई होती है। ये एक फार्मूला बड़ा अच्छा याद रखने के लिए हमारे डीएन मिश्रा सर की पुस्तक में लिखा हुआ है। भगवान स्वरूप जी मेरे अच्छे मित्र हैं जो दिल्ली कॉलेज में हैं, और डीएन मिश्रा सर भी मेरे गुरु तुल्य भी हैं, मेरे वरिष्ठ भी हैं, और उनसे कई बार चर्चा हुई। और पिछले वाले एडिशन में जो मैटर था, उसके बाद उन्होंने जो इसमें अमेंडमेंट किए हैं वो लाजवाब हैं, और कई सारे मेरे से मतलब चर्चा भी होती थी उनकी, और मुझे बड़ा इस बात का फक्र भी है कि वो मेरी कई बातों का बड़ा सम्मान भी करते थे। और ये चैप्टर तो उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, शैशवीय पंचकार। मैंने ज्यादातर उनकी बुक में से कुछ रेफरेंसेज लिए, कुछ डायरेक्ट टेक्स्ट से लिए हैं, लेकिन ये टेबल जो है वो उन्होंने इसको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि अनुवासन की आधी वस्ती जो है वो स्नेह की आधी है अनुवासन, और मात्रा वस्ती जो है वो अनुवासन की भी आधी होती है। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर एंड 12 ईयर, ये एक रेडी रेफरेंस के लिए स्नेह वस्ती 10, 20, 30, 40, 80 और 160 ml, और इसी के चौथाई जो है वो मात्रा वस्ती है। तो मात्रा वस्ती मैक्सिमम 40 ml तक की होती है, और छोटे बच्चों में तो ज्यादातर ये 5 ml में काम हो जाता है, और सिंपल सिरिंज से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ट्यूब्स हैं, कैथेटर का भी प्रयोग कई बार करते हैं, सभी चिकित्सक साथी मेरे इसका प्रयोग करते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा रेडी रेफरेंस अनुवासन वस्ती के संबंध में है। मात्रा वस्ती सब उपयोग करते ही हैं, ये कन्वीनियंट भी है। हाँ, इसकी खास बात ये मल निस्सारक भी होती है, बल्ली भी होती है, मल निस्सारक है और सुखकर है। शिशु को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। इवन सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में भी मात्रा वस्ती से कई हमारे साथी लोगों ने इसमें कार्य भी किया है। एक क्षीर तेल बस्ती, क्षीर बस्ती और क्षीर बला तेल बस्ती, ये बस्तियां भी बड़ी कॉमनली बच्चों में यूज की जाती हैं। इन केस ऑफ आरोग्य अयोग ऑफ वस्ती, अगर वस्ती का कुछ अयोग हो गया है तो हरित की या पंचसकार चूर्ण का हम प्रयोग करते हैं। गौमूत्र का प्रयोग थोड़ा सा कम किया जाता है। और शिशु स्नेह वस्ती के बारे में एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे आचार्यों ने इसमें दिया है, तो इसमें बहुत सारे ये ड्रग्स वगैरह दिए हैं। चूंकि अब समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेना चाहूंगा।
तेल घृत इसमें डबल डोज में है, मिल्क जो है 4 टाइम्स है, और कल्क का जो है वो फॉर्मुलेशन इसमें दिया गया है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है। अच्छा, टाइम भी हो गया है। लगभग लगभग बातें सब कवर हो गई हैं। और पंचकर्मा प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो धात्री की बात कहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं हम धात्री के द्वारा ही शिशु को देते हैं। ओरल मतलब शमन वाली जो औषधियां हैं वो भी कई बार धात्री को देने से काम हो जाता है, अगर पूरी तरह से शिशु जो है वो क्षीरप अवस्था में है या माँ के ऊपर निर्भर है। अदरवाइज संशोधन दोनों का कराना है, और धात्री का संशोधन कराने से निश्चित ही उसको लाभ मिलता है। जो स्तन शोधक गण की औषधियां हैं उनका प्रयोग मैंने कई बार किया है और बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट मिलता है। जो पाठा महौषध सुरदार मुश्ता जो स्तन शोधन के लिए जो औषधियां बताई गई हैं उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उनको हम क्षीर में भी स्तन शोधन की बजाय मतलब वो क्षीर शोधन के लिए भी हम उन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी जो शास्त्र में हमारे गाइडलाइन दी गई है बहुत ही उपयोगी और बहुत सारगर्भित है। और इसका प्रैक्टिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं केवल 2-5 मिनट और अभी चर्चा करूंगा कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग करता हूं। सेरेब्रल पाल्सी सभी के क्लिनिक में पेशेंट पहुंचते हैं, और जहां तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सवाल है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सेरेब्रल पाल्सी का है। लास्ट ईयर एक प्रोटोकॉल तय करने के लिए NIA जयपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां भी मैं गया था। तो अभिमन्यु सर भी थे वहां, और बनारस से BM सिंह साहब, PP व्यास सर अपने जोधपुर विश्वविद्यालय से, काफी सारे पीडियाट्रिशियंस वहां इकट्ठे थे। लगभग मेरे ख्याल से 10 लोग इकट्ठे थे। इसी तरह जो पीडियाट्रिक्स के प्रोटोकॉल्स तैयार हुए WHO के माध्यम से, उसमें भी मैं सौभाग्यशाली रहा कि उस ग्रुप में मैं था। और वहां कई बार मतलब लोगों से डिस्कशन करने के बाद में ये बात सामने आई कि जो हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और जो करते हैं, हमको उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक में अभी बड़ा कम ऐसा लिटरेचर मिलता है। थ्योरी की बात तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना प्रैक्टिस में नहीं होता है। तो सेरेब्रल पाल्सी के लिए जो अल्टीमेटली जो बातें तय हुई, उसमें ब्राह्मी घृत, संवर्धन घृत, अश्वगंधादि घृत, इनका प्रयोग करने के लिए सभी विद्वान जो हैं वो सहमत थे। और ओरल मेडिसिन में जो हम लोग वात शामक औषधियां, एकांग वीर रस, वात कुलांतक रस या बृहद वात चिंतामणि रस, स्वर्ण का योग वगैरह देना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जामनगर में सर लोग हमारे गुरुजन ये कहते थे कि अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी क्रॉनिक पेशेंट है और बच्चों में अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो शुरुआत में अगर 1 महीने 2 महीने अगर कोई आपने स्वर्ण का योग साथ में दे दिया तो उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन पैलेटेबिलिटी का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ सिरप फॉर्म में भी हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन एक योग शास्त्रोक्त हमारा जरूर होना चाहिए जो मतलब हमारे चिकित्सा सिद्धांत पे खरा उतरता हो। अनुपान की दृष्टि से अक्सर ऐसा होता है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे चिकित्सक साथी यहाँ भी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वे सब भी इस बात को ध्यान रखते होंगे। लेकिन अनुपान का या जो औषध काल हमारे शास्त्र में बताए हैं, जो 10 औषध काल बताए हैं, उनका अगर हम ध्यान रखते हैं, कहाँ कौन सी औषधि मुहुर्मुहु देना है। जैसे अगर हमने कास में हम चिकित्सा कर रहे हैं, किसी बच्चे को खांसी है, कोई कास का रोगी है, और अगर हम सितोपलादी चूर्ण BD या TDS दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। उसको हमको मुहुर्मुहु देना होगी, बार बार औषधि देना होगी। हालांकि गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। जब मैं MD करने के बाद या PhD करने के बाद में मैंने थोड़ा सा अपने को और फोकस किया शास्त्रोक्त चीजों को लागू करने के लिए, तो चिकित्सालयों में ये बातें बड़ी प्रैक्टिकली देखी जाती हैं कि हमने मान लीजिए उसको QID कर दिया या SOS कर दिया या फ्रिक्वेंटली कर दिया। जैसे मान लीजिए शिशु को हमको 8 बार देना है सितोपलादी चूर्ण, तो वहां जो डिस्पेंसिंग यूनिट में जो लिमिटेड स्टॉक है, वहां फिर आपत्तियां आने लगती हैं कि नहीं नहीं भाई इतना इतना नहीं लिखना है। तो जो ऑफिसर्स हैं वो उस पर फिर रोक लगाने लगते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी होती हैं। तो उन सबको किसी तरह रास्ता बना के हमको फेस करना है, लेकिन हमको अपने शास्त्र को जीवित रखना है। किस तरह के आस्वारिष्ट हैं जिनको हम अनुपान के रूप में हम बच्चों को दे सकते हैं, बड़े अच्छे से मैं इनका प्रयोग करता हूं।
अरविंदा साहब का मुझे बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन अमृता अरिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट है, दशमूला अरिष्ट है, विडंगा अरिष्ट है, इनका मैं बड़ा फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ। और अनुपान में अगर कुछ नहीं है तो गर्म पानी, क्योंकि इतनी गरीब जनता है भारत में, इतनी गरीबी है कि आपके पास जो पेशेंट आता है, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उस हिसाब से आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हमको रोगी का ध्यान रखते हुए उसको अनुपान बताना है, और उसी तरह से हमको उसके औषध काल के बारे में बताना है, या जो अपथ्य के बारे में बताना है। पथ्य सति गदार्तस्य वाला जो श्लोक है सब लोग जानते हैं। तो अपथ्य सेवन अगर शिशु कर रहा है तो उसको हम रोकें, और निदान परिवर्जन सबसे पहला हमारा जो स्टेप है किसी भी चिकित्सा में। निदानम परिवर्जनम सबसे पहले ध्यान रखते हुए जैसे ही हम निदान परिवर्जन करते हैं तो रोगी को जल्दी लाभ मिलने लगता है। और बच्चों में ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी। इवन डेफिशिएंसी डिसीजेस, जब कभी हम पहले पढ़ते थे बीएमएस के दौरान कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के ऐसे ऐसे साइन सिम्टम्स होते थे, लेकिन हमने कभी पढ़ा देखा नहीं कोई केस। लेकिन बच्चों में जब हमने देखा, प्रैक्टिस की फील्ड में हमने देखा, मैंने रूरल हेल्थ पे भी बड़ा काम किया, बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए, और इवन मतलब मैं कभी गिनती नहीं, अपने मुंह से मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हजारों पेशेंट्स जब देखे तब मुझे पता लगा कि जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं वो बच्चों में बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। और हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी आंखें वही देखेंगी जो हमारे दिमाग में है। ये एक कहावत हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं। तो हम पहले पढ़ें। मैं अपने विद्यार्थियों से, आप सभी से ये अपील करूंगा कि जो भी हमारा शास्त्र का ज्ञान है उसको पहले अच्छा अपडेट करें, और क्लिनिकली प्रैक्टिस के फील्ड में हम पेशेंट पे भी उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको वो चीज ज्यादा याद रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी में पढ़ी हुई चीज और प्रैक्टिकल में पढ़ी हुई चीज, देखी हुई चीज, उसमें बहुत अंतर होता है। खासतौर से पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मेरा 28-29 साल का ये जो एक्सपीरियंस है, इसके आधार पे मैं ये महसूस करता हूँ कि कई बार थ्योरी की पढ़ी हुई चीज बिल्कुल एकदम हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस अपनी कॉमन डिसीजेस के बारे में लेंगे, हमारे पास ज्यादातर कॉमन पेशेंट ही डेली आना है, तो कॉमन डिसीजेस का हमारा नॉलेज अच्छा हो, कॉमन मेडिसिन का प्रयोग हम अच्छी तरह करें। कॉमन मेडिसिन में जैसे लवण भास्कर है, हिंग वष्टक है, सितोपलादी है, या जो भस्मों की बात अभी मैं कर रहा था, अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म, मुक्ता शुक्ति है, प्रबाल भस्म है, तो इन चीजों से ही हम रोगी को जल्दी मतलब आराम दे सकते हैं, शिशु को लाभ दे सकते हैं। बहुत ज्यादा रेयर मेडिसिन में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चे ने बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई हैं अगर, तो उसको जल्दी आयुर्वेदिक मेडिसिन से लाभ मिलता है। और जहां तक पेरेंट्स को एजुकेट करने वाली बात है, वो भी हमारा एक खास मतलब उद्देश्य होना चाहिए। सत्वावजय चिकित्सा का जो हिस्सा है, उसके हिसाब से जो सेरिब्रल पाल्सी का केस है, या जो पैरालिसिस वाले केसेस होते हैं, मेंटली रिटार्डेशन वाले जो बच्चे हैं, उनमें जो भी हम स्नेहन स्वेदन और वस्ती का प्रयोग करते हैं, उनमें थोड़ा सा सत्वावजय भी करना है, रोगी को थोड़ा सा एश्योर भी करना है, जो भी उसका धर्म है, जो भी उसके परंपरागत जो जिन में उसकी आस्था है, उन चीजों को थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता है। क्योंकि चिकित्सक के पास बड़ी उम्मीद से पेशेंट आता है, और उसको कुछ ना कुछ तो उसको देना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को आप मतलब एकदम से मना कर दें, उसको जरूर उसको आश्वस्त करें। उसको आप कोई स्वर्ण का योग अगर वो बेयर कर सकता है तो वो आप दे सकते हैं। ये स्वामी रामदेव जी जो एक चीज आजकल बड़ा व्हीट ग्रास का जो प्रयोग करते हैं, वो भी मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, वो भी बड़ा अच्छा उपयोगी है। रसायनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, जहां हम कुछ नहीं दे सकते वहां रसायन तो दे ही सकते हैं। और गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात, मीठी बात, कम से कम पेशेंट को हमको एक आश्वस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आज जागरूकता है, उपभोक्ता कानून इतना सख्त हो गया है, तो हमको कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम पेशेंट को एश्योर तो करें, लेकिन उसको प्रोग्नोसिस के बारे में जरूर क्लियर कर दें, ताकि वो भविष्य में कभी हमारे सामने ये बात ना कहे कि डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं। तो ये सब कुछ ऐसी व्यवहारिक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। डॉक्टर विश्वाधर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे दास सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप सबके बीच मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you, sir. Thank you very much, sir. It was very informative session, sir.
Hello, sir. Thank you, sir. And Thank you you, sir. have enlightened us regarding the Panchakarma pediatric procedures. Like even like we also need the some modifications, sir. Like while doing Panchakarma procedures and while dosaging and the giving the some medications in like for example in case of Sneha, जी जी Snehapana and all like that. जी जी Some modifications and regarding dosage and all, the fixing the dosage, it is a little bit difficult for us, sir. यस यस And बिल्कुल बिल्कुल that guidance you have given, sir, that is very good and मेरा very मेरा informative. थोड़ा सा अपना जो अनुभव है सर मैंने वो शेयर किया है बाकी आप सभी बहुत अच्छे अपने शास्त्रज्ञ हैं सबके अपने अनुभव होते हैं और आपके सबके अनुभवों का भी मैं सम्मान करता हूं हाँ, तो sir. मुझे जो लगा कि मैं आपके सामने बात रख सकता हूं वो हाँ, sir. मैंने शेयर की है I request all the participants, if you have any query, you can put in chat box. Sir will answer those any queries if you have. प्रैक्टिकली देखें तो सर बड़ा कठिन विषय है Yes, sir. Yes, sir. Like, पंचकर्मा हाँ पंचकर्मा कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिस yes, sir. प्रैक्टिस जो है Regarding in, बड़ा sir, less than 10 years old patients of or children's, it is very जी difficult to decide the dosage, and it is ये like Snehapana. Oh, it is giving the Snehapana to the children. It is very one more big task, sir. That is. जी जी सही है। Even though it is Vicharana Sneha, some जी children won't accept, sir. Even जी most, जी sir, most of the time, even they won't accept food. That is the main problem nowadays. Like if you हाँ are giving some medications, that is हाँ that too more difficult. भाव प्रकाश जी ने तो एक बहुत अच्छी बात कही वो उन्होंने वमन के लिए तक्र दधि और दुग्ध मतलब ये तीनों चीजों का ही प्रयोग करने के लिए कहा है कि बच्चों में अगर चाहें तो आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं रोगों के अनुसार उसके दोष प्राबल्य को ध्यान रखते हुए तक्र दधि और दुग्ध जैसे दुग्ध का प्रयोग तो हम लोग करते ही हैं अधिक मात्रा में दुग्ध पान कराने के बाद में उसको वमन कराएंगे तो वो आसान हो जाता है तो ऐसी कुछ बड़ी व्यवहारिक सी चीजें हैं हाँ सर Shamana Sneha, sir, in like can you guide us regarding the dosage of Shamana Sneha? समन समन स्नेह सर थोड़ा सा कम डोज में देंगे हम हाँ सर. जैसे जैसे मात्रा वस्ती जैसे ये क्या बोलते हैं इसको स्नेहन में 2.5 ml 5 ml 10 ml व्यवहारिक दृष्टि से वही बॉडी वेट बच्चे का देखना है और उसके अकॉर्डिंग मतलब मेरे ख्याल से जैसे अगर 4 साल का बच्चा है 4 साल का बच्चा है तो उसमें कुछ ऐसा फिक्स हम नहीं कह सकते हैं उसको 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml इसके अकॉर्डिंग ही देना होगा जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है कई बार ऐसा होता है कि बहुत जरा सी डोज भी शिशु को ज्यादा हो जाती है कई बार डोजेज रिड्यूस भी करना पड़ती है प्रैक्टिकली ऐसा भी देखने में आता है कि जैसे हमने मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है सेरेब्रल पाल्सी का है मालनरिश्ड भी है तो उसकी बॉडी वेट और उसको हमने कैलकुलेट करके अगर मान लीजिए 10 ml डिसाइड किया तो वो 10 ml भी लेने में असमर्थ है तो फिर उसको 5 ml से धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर बढ़ाते हैं कि फिर 6 ml 7 ml 10 ml तक फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करने की आवश्यकता होती है सर one more question है सर query जी sir in case of krimi like what kind of basti like if we are administering any basti what kind of basti can be given or which dravya can be used for basti like that बस्ती में सर दशमूल ज्यादा यूज करते हैं हम लोग krimi दशमूल ही ज्यादा यूज करते हैं हाँ कॉमनली हॉस्पिटल में जो अवेलेबिलिटी रहती है दशमूल है या निर्गुंडी है निर्गुंडी उसमें ऐड भी कर देते हैं रासना का प्रयोग भी करते हैं कभी कभी रासना सप्तक क्वाथ का भी प्रयोग करते हैं वातिक रोगों में और जहां विरेचन नहीं करा सकते हैं वहां भी अगर हमको वस्ती देना है तो वहां फिर ये वात शामक वस्ती का प्रयोग किया जाता है सर स्पेशली दे आर आस्किंग फॉर कृमि सर कृमि के लिए तो सर ओरल जो है वो विडंगादि घृत या विडंगावलेह का प्रयोग करते हैं
बस्ती विडंगादि घृत बस्ती वस्ती का प्रयोग मैंने अभी नहीं किया सर। हाँ सर, वस्ती का प्रयोग तो वो कट्टू तेल की जो मात्रा वस्ती होती है ना, हाँ उस सर, तरह की वस्ती से रिलीफ मिल जाता है। हाँ सर, कटो, कटु तेल की हाँ सर। और डोसेज वो भी ऐसा ही सर, स्नेह कॉमन डोसेज रहता है ना सर, उसके हिसाब कॉमन से। डोसेज। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये चार्ट जो है ना सर, ये बड़ा हेल्पफुल है। हाँ सर, वो ये चार्ट देखा सर। डीएन हाँ मिश्रा सर, सर का जो चार्ट है, ये बड़ा उपयोगी है। हाँ सर, क्योंकि सर कुछ ऑयल थोड़ा तीक्ष्ण रहता है ना सर, इसलिए पूछा। हाँ, तीक्ष्ण रहता, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मैं फिर एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, सर्विस में आया, लेक्चरर बना, तो मैंने किसी बच्चे को, चूंकि हॉस्पिटल में उपलब्ध था मरीचिया आदि तेल, तो मैंने किसी छोटे बच्चे के लिए जो मतलब 6 महीने 8 महीने का रहा होगा, उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने मरीचिया आदि तेल प्रिस्क्राइब कर दिया। तो हाँ सर, 2-3 दिन बाद उसकी मदर ने आके जो कंप्लेंट की, और जो मैंने उसका वो देखा, तो वो क्लिनिकली उसको प्रॉब्लम बढ़ गई थी। उसको जो रेड रैशेस थे वो बढ़ गए, और उसको बर्निंग था, बच्चा बहुत ज्यादा क्राई कर रहा। तो तब मैंने फिर ये सीखा कि नहीं, मरीच चूंकि उष्ण है, तो ये बच्चों में इसका सोच समझ के प्रयोग करना है। यस सर, ऐसी कई चीजें हम प्रैक्टिस में अपने आप भी सीखते हैं कि यस सर, कौन सी चीज बच्चे को ज्यादा ठीक सुइटेबल है, नहीं है। एक्चुअली साथ में होना, जो हमारे जो दशविध परीक्षा भाव हैं, उनकी दृष्टि से, या जो अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है, कई बार वो भी हमको प्रैक्टिकली बड़ी हेल्प करती हैं कि किस प्रकार के शिशु में कौन सी चीज या किस तरह का परीक्षा जो है वो उपयोगी होगी, वो उस समय ही डिसीजन लेना होता है। okay sir. Thank you very much sir, for your valuable time spending on us, to enlighten us regarding the Panchakarma procedures in pediatrics. It was a very wonderful talk sir, and we gained more knowledge in the pediatric Panchakarma in a practical aspect. We have theoretical aspect, it is entirely different from theory, and while practically if you are doing Panchakarmas, like that knowledge Yes and sir. some ideas based on your experience you have given us. It was a wonderful informative session sir. We are also happy, and as a guest speaker, like you, it is proud to our institution sir. Thank you very much sir. जी Thank you. And also I thank you all the participants for their patient listening, and the participating in the Komaravarna 2020 webinar series. Okay, thank you very much sir. Tomorrow we have the lecture 3 of Komaravarna 2020 by Dr. Sangeeta, Assistant Professor, come in charge HOD, Department of Komarabhritya, Gopabandhu, Ayurveda Mahavidyalaya, Puri, Odisha, on the topic common neonatal problems. I expect all of you to participate for the same tomorrow. Thank you sir, thank you very much sir, once again. सर, आपको भी बहुत बहुत Hearty धन्यवाद, thank आपने you sir. इतना अच्छा अवसर दिया। और ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो 20-25 लेक्चर्स का सीरीज आपने बनाया है, एक बड़ा यूनिक काम आपके कॉलेज ने किया है। एक बार फिर से आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much sir, thank you. Namaste May I sir. left, sir? Namaste sir, thank you sir, thank you.